हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बाबू वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और इस वीडियो में हम आपके लिए कुल 15 गेस क्वेश्चन लाए हैं और आपके सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है बाबू। आप लोग बिल्कुल कहीं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने आ रहा है और गारंटी हम आपको दे रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते आपको हम याद भी कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बाबू कहता है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, है ना। तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे। अब बिल्कुल एकदम ध्यान से समझे। कहा जाता है बाबू, श्वेता स्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे मृत्यु समझकर पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है। चलिए फिर से एक बार हम आंसर को रिपीट करते हैं बाबू और आपको याद कराते हैं। कहा जाता है, श्वेता स्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं, है ना। फिर कहेंगे, महान लोग इसे मृत्यु समझकर पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है। चलिए याद उम्मीद करते हैं आप लोगों को हो ही गया होगा। अगर बाबू कहीं दिक्कत हो आप लोग एक दो बार जरूर वीडियो को देखिएगा। लेकिन अब जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है बाबू, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा, है ना, क्या लिखा। चलिए, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे, कवि दामोदर गुप्त ने, है ना, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है ना। एक वाक्य आपका इतना हो जाता है। फिर से देखिए बाबू, कहा जाता है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना जो है महानगर, है ना, महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। चलिए अगला वाक्य कहेंगे, कवि ने इस महान नगरी, है ना, कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। चलिए एक बार हम पूरा आंसर को फिर से रिपीट करते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना जो है महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। अब जो है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देंगे, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। चलिए अगला वाक्य हम कहेंगे, इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश शासन काल में था। आज कल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं बाबू, वाक्य आप एकदम ध्यान से समझे और आपको आसानी होगा याद करने में। देखिए क्या है, कहा जाता है पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, है ना। अगला वाक्य हम कहेंगे, सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। चलिए अगला वाक्य है, इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश शासन काल में था। आज, अगला वाक्य देखिए कहता है, आजकल
जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए उम्मीद करते हैं बाबू ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आलसशाला में आग क्यों, है ना, यानी आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ। तो देखिए क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे, आलसशाला में आग लगाने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए, है ना। आपको पता होगा आलसशाला में आग लगाने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। कहा जाता है फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष, है ना, नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकालते हैं। फिर से एक बार आंसर को हम रिपीट करते हैं। कहा जाता है आलसशाला में आग लगाने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन, आप लोग एकदम उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कहता है बाबू चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें, यानी चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए चारों आलसी जो आपस में बात कर रहे थे सोए हुए, वो कैसे बात कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। तो कहेंगे इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। यानी चारों जो आलसी थे बाबू निश्चित रूप से वो अपना आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा कोई पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे, है ना। चौथे ने कहा अरे बच्चालों कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए कितना मजेदार बात सभी कर रहे थे सोए सोए आलसी लोग। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कहते हैं चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा अरे हल्ला कैसा। दूसरा ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई। तीसरा ने कहा कोई पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा अरे बच्चालों कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए कितना मजेदार आंसर है बाबू। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लाते हैं आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आलस कथा में किसका वर्णन है ना। आलस कथा में किसका वर्णन है अथवा, है ना। अथवा देखिए पूछने का तरीका होता है बाबू, अथवा आपसे कह सकता है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे। तो देखिए कहेंगे मैथिली कवि विद्यापति रचित का आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। आलसी आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, है ना। बहुत आसान भाषा में बाबू इस क्वेश्चन का आंसर हम आपके लिए लाए हैं। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। कहता है मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। आलसी आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं बाबू इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ रहा है अगला, देखिए क्या है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं बाबू। इस क्वेश्चन को कई बार भी पूछा गया है और कितना तरीके से, देख लीजिए हमारी मातृभूमि कैसी है ना।
एक तरीका तो ये आपका हो गया। दूसरा तरीका अथवा में देखिए, भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है, ये हो गया। तीसरा तरीका देखिए बाबू, है ना, कहा जाता है भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम लोग, कितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना तरीके से किया गया है, लेकिन आंसर आपके लिए इतना शानदार से बाबू हम देने वाले हैं। देखिए कहा जाता है भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। चलिए बताइए आपको याद हुआ या नहीं हुआ। एकदम बाबू हम आपको गारंटी दिए थे शुरू में ही कि आपको याद करा देंगे। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। कहा जाता है देखिए, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। बहुत आसान भाषा में बाबू आप एकदम आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित हैं। तो देखिए भारत महिमा पाठ में जो है किन किन पुराणों से पद संकलित है, इसका आंसर कहता है भारत महिमा पाठ में विष्णु एवं भागवत पुराणों से पद संकलित हैं। कितना आसान है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। भारत महिमा पाठ में विष्णु एवं भागवत पुराणों से पद संकलित हैं। चलिए किसी को तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कहता है विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। तो विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे। कहा जाता है देखिए विजयंका की, है ना, विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा में यानी दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपका, है ना। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें। तब हम लोग इसका आंसर देंगे इस प्रकार से, विजयंका श्याम वर्ण होते हुए भी, है ना, विजयंका जो है बाबू श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी। संस्कृत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत में योगदान के लिए दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। चलिए याद हो गया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं आंसर। विजयंका श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थे। संस्कृत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत में योगदान के लिए दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर और एकदम आसान आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बाबू कहता है अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो देखिए, है ना, यानी ये जो है बाबू अर्थवेद में जो है, अर्थवेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो हम लोग इस प्रकार से आंसर देंगे, अर्थवेद में 5 मंत्र दर्शन, है ना, मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। उनके या इनके नाम हैं। तो नाम क्या है, देखिए यमी, अपाला, है ना, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भ्रेणी। चलिए फिर से, अर्थवेद में 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। इनके नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भ्रेणी। चलिए आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए आ गया है बाबू 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कहता है सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हम लोग देंगे। ध्यान से देखिएगा, कहा जाता है आंसर में सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होना चाहिए, है ना। फिर से देखिए, सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भूलकर, है ना,
राष्ट्रवाद होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बाबू, एकदम आसान भाषा में, जैसा कि आप भी इस नियम का पालन करते होंगे। देखिए क्या है, सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कहता है मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें, है ना, वर्णन अपने शब्दों में करें। अथवा इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया, यानी मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम लोग देंगे, मध्यकाल में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, है ना, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति से समाज दूषित हो गया था, है ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कहा जाता है मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। फिर आप बोलिए, है ना, जातिवाद से उत्पन्न विषमता, है ना, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति से समाज दूषित हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन है, और एकदम उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो बाबू तो आप लोग एक दो बार वीडियो को जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। तो संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देंगे, संस्कार से दोष दूर होते हैं, है ना, संस्कार से दोष दूर होते हैं और संस्कार से व्यक्तित्व की निर्माण होता है। संस्कार के बिना मनुष्य पशु हैं, है ना। इस प्रकार से फिर एक बार रिपीट करते हैं, संस्कार से दोष, है ना, लेकिन यहाँ दोष तो लिखा गया है, यानी दोष होना चाहिए बाबू, दोष दूर होते हैं और संस्कार से व्यक्तित्व के निर्माण होता है। संस्कार के बिना मनुष्य पशु हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन संस्कार का वर्णन करें, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देंगे हम लोग, उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्यों को, उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्यों को अपने आश्रम में लाना होता है ना। उसके बाद बाबू आश्रम में शिष्य जो है शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। यह सभी नियम, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित है। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरु गृह में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। बहुत आसान है बाबू, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से। कहता उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्यों को अपने आश्रम में लाना होता था। बाबू पहले जो है गुरु के द्वारा शिष्यों को अपने आश्रम में लाना होता था, और आश्रम में शिष्य जो होता था, है ना, शिष्य को यानी शिक्षा नियमों का पालन करते हुए, है ना, अध्ययन करते थे। यानी शिष्य का जो काम था बाबू, यानी जो है शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। यह सभी नियम ब्रह्मचर्य व्रत में, है ना, व्रत में क्या है, समाहित हैं। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरु गृह में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। बहुत आसान है बाबू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कहता है नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतना नराधम के लक्षणों को लिखें, है ना। कहता है नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतना नराधम के लक्षणों को लिखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे। कहा जाता है नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं, है ना। नीच मनुष्य का अभिप्राय जो है बाबू, वो निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं, सत्य और असत्य कर्मों में संलग्न रहने वाला मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता, है ना। सत्य और असत्य कर्मों में
संलग्न रहने वाला मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए कुछ बोलता है, नहीं विश्वास करने वालों पर भी विश्वास, है ना, अधिक विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति ही नीच के श्रेणी में आता है। फिर से बाबू कहा जाता है, नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं, सत्य और असत्य कर्मों में संलग्न रहने वाला मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। कहा जाता है, देखिए, है ना, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है ना, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए कुछ बोलता है, नहीं विश्वास करने वालों पर भी अधिक विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति ही नीच के श्रेणी में आता है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए मात्र 15 सब्जेक्टिव गेस किया हुआ क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। आप लोग वीडियो को अगर देख लिए पूरा, अगर वीडियो पसंद आए तो बाबू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके दोस्त भी अगर क्लास 10th का एग्जाम देना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।